हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20/10/2020 बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 3 प्रकरण हम सालों से सुनते आए कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु गोविंद होय कड़े काकू लागे पाए। ऐसी बहुत सारी बातें हम प्राचीन सभ्यता से सुने आ रहे कि गुरु का जो दर्जा होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। गुरु के तुल्य कोई नहीं माना जाता, भगवान के बराबर माना जाता है, क्योंकि एक गुरु ही एक बालक में उसको ऐसी शक्तियों का एहसास दिलाता है। एक गुरु ही एक बालक का, एक शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, एक उसको जीवन देने वाला होता है, जीवन की हर कला को सिखाने वाला होता है। उसको एक असली इंसान एक गुरु ही बनाता है। एक व्यक्ति सभी शक्तियां लेकर इस धरती पे जन्म तो जरूर लेता है, लेकिन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है वही गुरु ही सिखाया। आपने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि शक्तियां तो एक अनपढ़ में भी होती है और एक पढ़े लिखे में भी होती है। ताकत उतनी की उतनी होती है दोनों में, खान पान दोनों का समान होता है, दोनों के हाथ पैर समान होते हैं, दोनों की बुद्धि समान होती है। लेकिन शायद आपको पता होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति से ज्यादा एक ही ज्ञानी होता है। हर बात को समझ जाता है, हर बात को वो समझ के उसका उत्तर दे सकता है। यानी उसको उस काबिल किसने बनाया? एक शिक्षक ने, एक गुरु ने ही बनाया है। तो आज हम जब एक शिक्षक क्लास में अपना शिक्षण करवाता है, लेकिन एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि मेरा जो शिक्षण है वो कितना सफल है, मेरा जो शिक्षण है वो कितना शिक्षार्थी ग्रहण कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना भी आना जरूरी है। एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक का जो शिक्षण है वो कहाँ तक सफल है, उन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। केवल एक शिक्षक अगर शिक्षण ही कराता जाएगा और शिक्षार्थी के बारे में नहीं जान पाए कि शिक्षार्थी कितना ज्ञान अर्जित कर रहा है, मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका ज्ञान रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर एक शिक्षण को पूर्ण बनाते हैं। केवल शिक्षक के होशियार होने से या शिक्षक के प्रस्तुतिकरण अच्छे होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि शिक्षार्थी भी इसके बराबर का सहयोगी होता है। अगर शिक्षार्थी के अंदर या शिक्षक जो ज्ञान दे रहा है उस शिक्षक को वो ज्ञान अर्जित ही नहीं करे, उसको समझ ही नहीं आए, तो वो ज्ञान क्या काम का, वो वहां पर शिक्षण पूर्ण हुआ ही नहीं। तो अपने एक शिक्षण को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आज उसी बातों को हम चर्चा करेंगे। संस्कृत शिक्षक को शिक्षण सफल बनाने की सावधानी। अपना जो टॉपिक देगा कि संस्कृत शिक्षक को शिक्षण सफल बनाने के तरीके बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हो। अब जैसे कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपना शिक्षण सफल बना सकते हैं, हमारा जो ज्ञान है वो 100% हस्तांतरित कर सकते हैं। उसके लिए शिक्षक को तो तैयारी करनी है, लेकिन शिक्षक का प्रस्तुतिकरण
शिक्षक की शिक्षण विधि, शिक्षक के जो सहायक सामग्री है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करवाते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा कि छात्र का पूर्ण ज्ञान होना। छात्र का पूर्ण ज्ञान होना, यानी एक शिक्षक को जब भी वो कुछ भी प्रक्रिया करवाते हैं, चाहे वो शिक्षण हो, चाहे खेल करवा रहा हो या पाठ्य सहगामी क्रिया करवा रहे हो, गतिविधियां करवा रहे हो, तो सबसे पहले हम बच्चों की जो पूर्व ज्ञान है, बच्चों की गतिविधियां है, बच्चों का मूड है, उसको जानना जरूरी है। कहते हैं कि जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम उस जमीन का अवलोकन जरूर करते हैं कि जमीन कितनी पोची है या कितनी कमजोर है, कितनी कठोर है। हम मकान बनाएंगे तो मकान वो वहां पे ठहर सकता है या नहीं सकता है। तो सबसे पहले जमीन के अंदर सिर्फ 5 फीट नींव होती है, बाकी पूरा मकान हजारों जैसे कहते हैं बिल्डिंग होती है, उस नींव के ऊपर ही टिकी होती है, लेकिन सबसे मजबूत कड़ी वही होती है। तो यही हम जब भी शिक्षण कार्य करवाते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षार्थी की जो अभिलाषा है, जो उसकी पढ़ने की इच्छा और उसकी जो रुचि है, उसको देखते हुए हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। अगर बच्चों के अंदर शिक्षण पढ़ने की अगर रुचि नहीं हो तो आप चाहे कितना भी अच्छा प्रस्तुतिकरण क्यों न दो, कितना भी अच्छा शिक्षण क्यों न कराओ, बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब रुचि नहीं है तो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। तो छात्र का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। फिर ये एक बात है, कई बार ये होता है कि छात्र कैसे बदमाश है, शरारती है। कई बच्चे होते हैं जो बोले कि अपने उदासीन रहते हैं, निरस्ता बताते हैं, तो उनकी कुछ फैमिली कंडीशन भी खराब होती है, कुछ कई दिक्कतें होती है। तो उन सभी बातों को हम देखते हुए हमारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। फिर पाठ्य विषय का ज्ञान, दूसरा है पाठ्य विषय का ज्ञान। पाठ्य विषय का ज्ञान का मतलब होता है कि जो भी आप एक कक्षा में अपना जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हो या विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उस विषय वस्तु की संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर हम उसके बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में अगर संपूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं तो शायद बच्चा जो भी उसके मन में एक रुचि होती है कि सर आज इस विषय के बारे में हमको ये ज्ञान बताएंगे, और हम अगर वो ज्ञान नहीं बता पाते हैं तो शायद वो बच्चा उस ज्ञान में कमी महसूस करता है। तो हमें जो भी विषय पढ़ाना है उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्ण ज्ञान होगा तभी हम बच्चों को सर्व संपूर्ण ज्ञान दे पाएंगे। अपनी क्षमता का ज्ञान, तीसरा है अपनी क्षमता का ज्ञान। अपनी क्षमता पर ज्ञान होने का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, कितना ज्ञान है, कितना शब्द भंडार है, कितना सामान्य ज्ञान है। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि अपने अंदर कितना ज्ञान है और अपन कितना ज्ञान बांट सकते हैं। अध्यापक को समाज का निर्माता कहा जाता है, अतः अध्यापक को एक शिक्षक का उत्तरदायित्व वहन करते समय यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि समाज का निर्माण करने में वह सफल हो सकता है अथवा नहीं। अर्थात अपनी दक्षता अथवा प्रतिभा को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करें। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करें। शिक्षक स्वयं अनुशासित रहकर विद्यार्थियों को भी अनुशासन में रखने की प्रेरणा दें। शिक्षक छात्रों के समक्ष ऐसे आदर्श प्रस्तुत करे कि छात्र स्वतः उससे ही प्रेरित होकर उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। हमें एक टीचर होने के नाते हमें किसी बच्चों को डरा के या धमकाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हमारा आदर्श होना चाहिए।
हमारे आदर्श से ही बच्चे सीखते हैं। छात्रों की अरुचि तथा निवारण। चौथा है छात्रों की अरुचि व निवारण। कई बार क्या होता है कि बालक को शिक्षण में रुचि नहीं हो पाती या बच्चों को कई बार पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उन कमियों को भी हमको ढूंढना जरूरी है, उन समस्याओं का भी पता कर लगाना बहुत जरूरी है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, और उन समस्या को पता करने के बाद उसका निवारण करना भी जरूरी है। अगर हम समस्या का निवारण नहीं करेंगे तो बच्चा हमारे से किनारा करता जाएगा, हमारे से दूर होता जाएगा, हमको अपना समझकर वो कभी भी पढ़ाई में या शिक्षण में रुचि नहीं लेगा। क्योंकि कोई भी बालक अपने शिक्षक को तभी समस्या बताता है जब बालक उस शिक्षक को अपना समझता है। ठीक है। फिर है पांचवा, अध्यापन की कसौटी। अध्यापन की कसौटी। अध्यापन की कसौटी का मतलब होता है कि आप अपना जो शिक्षण करवा रहे हो उस शिक्षण से कितना सहमत हो, आपके जो शिक्षार्थी वो कितना सहमत है। अगर आप अध्यापन कराए जा रहे हो और आपके अध्यापन से बच्चे तो खुश है ही नहीं और उससे सहमत नहीं है, आपका अध्यापन आपके विषय वस्तु से भटक रहा है, तो शायद बच्चे आपका शिक्षण कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका अपना जो अध्यापन है या शिक्षण कार्य है वह भी सही होना जरूरी है। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।